चलिए भाई, कल तो अपन ने देख लिया था क्या, पंजाब हरियाणा का मैदान और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। आज अपन देखेंगे गंगा का मैदान। जो गंगा का मैदान है वही उत्तर के विशाल मैदानों में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रमुख है। इसी गंगा के मैदान से ही आपके जितने क्वेश्चंस बनने हैं वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो अपन इसी के बारे में ध्यान रखते हैं। चलिए जी, मैं एक चित्र बना देता हूँ। उस चित्र के माध्यम से अपन पहले चित्र देखेंगे और चित्र से ही अपन सारी चीजें कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए। हम्म, ये 1 मिनट का चित्र है। ये चित्र बनेगा और ये चित्र बन जाएगा एक बार, उसके बाद में गंगा के मैदान से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये गंगा का मैदान जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से क्लियर हो जाएंगे अपने इसी चित्र से। तो पहले अपन ये एक चित्र देखेंगे, फिर इन चित्र के माध्यम से गंगा के मैदान में जितनी भी स्थलाकृतियां बनती हैं वो पढ़ेंगे, और वो पढ़ते ही अपने गंगा के मैदान से जितने क्वेश्चंस आने हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है। देखिए, ऊपर ही ऊपर क्या है, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला के बाद में गंगा के मैदान में एक स्थलाकृति आती है जिसे अपन भाबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाबर। ठीक है, ये हो गया भाबर। भाबर के बाद में एक क्षेत्र आता है जिसे हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। तराई के बाद में अब आती है अपनी नदियां। कौन सी आती है, अपनी पूरी की पूरी जो नदी है गंगा, वो आएगी। ठीक है, दिख रहा है सबको, मैप में दिख रहा है वैसे तो। चलिए, अब मैं देखिए इसी भाबर क्षेत्र में से कुछ धाराएं जो है जो निकलती है और निकल के यहाँ पे बहती है। ठीक है, बहने के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो दलदलीय क्षेत्र है। कैसा है, दलदलीय क्षेत्र है। इसे बोलते हैं अपन तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र बिल्कुल दलदलीय क्षेत्र है, पानी से भरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इसी तराई क्षेत्र के बाद में क्या होता है, जो एक्चुअल में नदी है उस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए भाई, इतना देखेंगे अपन, उसके बाद में जो बाकी की चीजें हैं वो इसी में देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद में अपने दो चीजें यहाँ देखनी है, एक चीज यहाँ देखनी है और एक चीज यहाँ देखनी है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अपने को इसी क्षेत्र में कुछ छोटी छोटी और चीजें देखनी है। उसके अलावा अपने को इसी में देखने कुछ कण। ठीक है, ये अपन देख लेंगे। चलिए, ये आपके सामने एक चित्र है छोटा सा जिसे अपन बोलते हैं गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान के और इस चित्र से क्या संबंध है, संबंध देखिए इस प्रकार है। ये गंगा नदी का क्षेत्र है जहां पे गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये क्या सीन है, इतना इतनी लंबी नदी कैसे है। अभी यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, फिर ये नदी इधर से भी बहेगी अभी कुछ समय बाद में। अपन एक सेकेंड ये भी देख लेंगे। ये देखने के बाद में अपने पूरा का पूरा जितना भी जो इंतजाम है
पूरा मामला इसी के साथ क्या हो जाएगा, समाप्त। चलिए ये हो गया। अब मैं नीचे एक छोटा सा वो बना देता हूँ, इससे अपन ये देख लेंगे कि हाँ एक्चुअली में गंगा नदी अंत में जाके कैसे बढ़ जाती है, किस प्रकार से ये अंत में जाती है और कौन सा रूप धारण करती है। ठीक है, आप देखोगे तो ये वाली जो आकृति है, ये पूरी की पूरी आकृति कैसी है, त्रिभुज के समान। कैसे है, त्रिभुज के समान। तो इस आकृति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार इसके बारे में चर्चा कर लूं। चलिए अब अपने चित्र को बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब मैं नाम देता हूं आज के अपने टॉपिक का, और आज के अपने टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक क्या है अपना, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। देखिए भाई, ये जो गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान में अपन को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और वो बहुत सारी चीजें सारी की सारी काम की हैं। सभी से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सीधे एग्जाम में पॉइंट उठा के दे देगा इसी चित्र में, और इसी चित्र में अपन सारे के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर आपको जो पर्वत का चित्र दिख रहा है, इसी पर्वतमाला को अपन बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के जो दक्षिणी जो भाग है, गिरिपादीय क्षेत्र है, वहां से क्या होता है, ये गंगा का मैदान प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद में ये शिवालिक हिमालय के नीचे ये जो आपको राउंड राउंड जो छोटे छोटे पत्थरों वाला क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र का नाम है भाबर क्षेत्र। क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र। भाबर, ठीक है, भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के बाद में जो नीचे ये दलदलीय भाग है, इस दलदलीय भाग का नाम है तराई क्षेत्र। क्या नाम है, तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र। देखिए तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद में मैंने एक चित्र ये वाला बनाया, एक चित्र मैंने ये वाला बनाया। इस चित्र का जो नाम है वो नाम है क्या है, बांगर। क्या है, बांगर। आपने देखा होगा जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है, एक का नाम है बांगर, एक का नाम है खादर। क्या नाम है, खादर। ठीक है, खादर, बांगर और खादर। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कण बनाए हैं, इन कणों के नाम भी ध्यान रखने हैं अपने को। देखिए एक का नाम है बूढ़, एक का नाम है जो सफेद वाले हैं, इन्हें रेह या कलर कहते हैं। रेह या कलर। क्या बोलते हैं, रेह या कलर। रेह या कलर। अब इस सब को मैं डिफाइन कर दूंगा। पहले मैं चित्र बना रहा हूं पूरा, उसके बाद में आपको ये वाला जो क्षेत्र दिखेगा पूरा का पूरा, इस क्षेत्र का नाम, चलो इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। ये जो आपको आकृति दिख रही है, इसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। ये सारा का सारा क्या है, आपके गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान से संबंधित जितनी भी आकृतियां हैं वो। देखिए सबसे पहले ऊपर अपने को जो शिवालिक हिमालय दिख रहा है, यहाँ से गंगा का मैदान स्टार्ट होता है। गंगा के मैदान का जो प्रारंभ है वो शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग से स्टार्ट हो जाता है। शिवालिक हिमालय में जो सबसे दक्षिणी भाग है हरिद्वार वाला, मैंने आपको दो शब्द बताए थे शिवालिक हिमालय में, एक दून बताया था, एक द्वार बताया था। दून पहाड़ी भागों में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ों का जमाव दून कहलाता था, जबकि मैदानी भागों में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ों का जमाव द्वार कहलाता था। तो द्वार जो क्षेत्र था, यानी हरिद्वार वाला जो क्षेत्र था, वहीं से मैदान स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वही मैदानी भाग है। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ। ये जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र क्या है, देखिए शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ों का बहुत बड़ा जमाव पाया जाता है। बहुत बड़े क्षेत्र में पत्थर जम जाते हैं। इन्हीं पत्थरों में क्या होता है, ये जो नदियां होती है, ये नदियां पहाड़ों से आती है, लेकिन इन पत्थरों के जमाव के कारण इन पत्थरों के नीचे से बहती है, इस वजह से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये एक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला है। 8 से 10 किलोमीटर मोटाई वाली एक श्रृंखला है, जहां पे पत्थर जमे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों के अंदर क्या होता है, नदियां बहती है, लेकिन नदियां क्या होती है, विलुप्त दिखाई देती है। क्या होती है, विलुप्त दिखाई देती है। नदियां बहती हुई दिखाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहती है। नदियों का पानी जो है पत्थरों के नीचे से बहता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कृषि तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल जाएंगे, जो पहाड़ों में मिलते हैं, वो वाले पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये सिंधु नदी से लेके और तीस्ता नदी के मध्य तक फैला हुआ है। इधर कौन सी नदी है, तीस्ता तक। ठीक है, सिंधु से लेके तीस्ता नदी के मध्य तक ये फैला हुआ है। 8 से 10 किलोमीटर की क्या है,
मोटाई है। दूसरा क्षेत्र आता है तराई क्षेत्र। देखिए तराई क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्वप्रथम नदियां जो पहाड़ों से निकलती है वो मैदानी भागों में आकर तराई क्षेत्र में दिखाई देती है। क्वेश्चन आ सकता है सर्वप्रथम नदियां कहाँ दिखाई देती है? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र है क्या? तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र का दक्षिणी भाग है। ये एक दलदलीय भाग है। यहाँ पे सर्वप्रथम नदियां दिखाई देती है, नदियां बहती हुई दिखाई देती है। मिट्टी और पानी मिलने के कारण ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होता है? दलदलीय क्षेत्र होता है, कीचड़ वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे आपको खेती मिल जाएगी, धान की खेती यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप पंजाब क्या बोलते हैं, आप बिहार और उत्तर प्रदेश में जाओगे, वहां पे जो धान की खेती होती है वो एक्चुअल में तराई वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, ये लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई वाला तराई क्षेत्र होता है। ये तराई क्षेत्र पूरा का पूरा क्या है? दलदलीय क्षेत्र होता है। इसमें मिट्टी और पानी आपस में मिला हुआ होता है। यहाँ पे घास भी होती है। यहाँ पे मुख्यतः जो खेती होती है वो किसकी होती है? धान की, चावल और धान की यहाँ पे खेती होती है। साथ ही साथ यहाँ पे पेड़ पौधे भी अपने को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दो क्षेत्र पाए जाते हैं। इधर मैं उत्तराखंड में बात करूं तो एक जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो, और अगर मैं इधर बात करूं काजीरंगा नेशनल पार्क असम वाला, ठीक है, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? तराई क्षेत्र में आते हैं। आप वहां जाके देखोगे तो वहां पे पेड़ पौधे भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको दलदलीय क्षेत्र भी मिलेगा। तो तराई वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? दलदलीय क्षेत्र है। सर्वप्रथम नदियां यहाँ पे दिखाई देती है, और साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जहां पे नदियां सबसे पहले मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, नदियां सर्वप्रथम मैदानों में जहां से प्रवेश करती है वो कौन सा है? तराई क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है? एक दलदलीय क्षेत्र है। ठीक है, दलदलीय क्षेत्र है और लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया आपका भाबर और तराई। तराई के बाद में यहाँ पे सर्वप्रथम एक विशेषता इसकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? सर्वप्रथम नदियां दिखाई देती है, नदियां बहती हुई दिखाई देती है। ठीक है, हुई दिखाई देती है, ये इसकी खास बात है। जबकि तराई क्षेत्र की क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र की खास बात क्या है? यहाँ पे नदियां विलुप्त दिखाई देती है, नदियां विलुप्त हो जाती है। ठीक है, विलुप्त प्रतीत होती है, यानी नदियां यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। जो पत्थर होते हैं उनके नीचे से क्या होता है? नदियां बहती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे की। देखिए मैंने दो शब्द लिखे हैं यहाँ पे। अब ये नदियां यहाँ पे तराई क्षेत्र में आ गई। तराई के बाद में नदी एक बड़ा मार्ग बना लेती है, और नदी जिस मार्ग में बहती है वो नदी का अपवाह मार्ग होता है। इस मार्ग में नदी बहते हुए अंत में जो समुद्री भाग है वहां तक ये जाती है, यानी अपने मुहाने तक नदी जाती है। ठीक है, तो इस मुहाने के बीच में नदी बहुत सारी आकृतियां बनाती है, उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे दो शब्द लिखे, एक लिखा बांगर और एक लिखा खादर। देखिए बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है? नदी में दूसरा पेज लेके समझाता हूं आपको इसी बांगर और खादर को। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, मान लीजिए नदी का पहले जो परंपरागत मार्ग है वो ऐसे था। ठीक है, लेकिन जैसे ही बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आने के कारण नदी का ये छोटा मार्ग चौड़ा हो जाता है, यानी विस्तृत हो जाता है। जिस कारण क्या होता है, नदी यहाँ पे बहने वाली नदी जो यहाँ पे बहती थी वो नदी वो इतने चौड़ाई वाले भाग में बहना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे एक मैदान बनता है, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव जहां पे पाया जाता है वो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कैसी होगी? वह मिट्टी जो बाढ़ के समय लाके यहाँ पे स्टोर की जाती है, यानी नदी बाढ़ के समय अपने मूल मार्ग को छोड़ के विस्तृत मार्ग में बहती है। जैसे ही बाढ़ का पानी कम होता है नदी वापस अपने मार्ग में आ जाती है, जिस कारण से ये जो बचा हुआ भाग होता है, ये पूरा का पूरा जो भाग है, यहाँ पे मिट्टी का जमाव हो जाता है। मिट्टी के साथ साथ पत्थर कंकड़ों का भी जमाव होता है, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। यानी नदी द्वारा बाढ़ के समय जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मैदान होता है वो क्या कहलाता है? बांगर का मैदान। बांगर का मैदान। ठीक है, बांगर मैदान क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है। इसी बांगर मैदान में मैंने आपको दो चार चीजें और बताई है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डॉट डॉट लिखे, एक है बूढ़ और एक होता है रेह और कल्लर। बूढ़ क्या होता है? बांगर मैदान में जमा किए गए छोटे छोटे पत्थर कंकड़ क्या कहलाते हैं? बूढ़ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे पत्थर कंकड़ बूढ़ कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर कंकड़। जबकि रेह और कलर क्या होता है? सफेद नमकीन परत। सफेद
नमकीन परत। आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखिए, आपने अपने खेतों में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। खेतों में एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए बरसात होती है, अभी बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में क्या होता है, कोई का खेत है जो गड्ढे वाले भाग में है, वहां पे पानी जम जाता है, पानी का जमाव हो जाता है। जमाव होने के बाद में कुछ समय बाद में जब सूर्य निकलता है और पानी सूख जाता है, सूखने के बाद आपने देखा होगा उस भाग में सफेद, ऊपर ऊपर सफेद एक परत जम जाती है। जो सफेद परत होती है उसे बोलते हैं नमकीन वाली परत, यानी वहां पे नमक के कण होते हैं, और वही नमक के कण क्या कहलाते हैं, रेह या कलर। यानी सफेद नमकीन के जो कण, सफेद जो नमक के कण होते हैं वो मिट्टी के ऊपर जम जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, रेह या कलर। मैंने आपको यहाँ बताया कि जब यहाँ पे बाढ़ आता है, बाढ़ के बाद में जब पानी कम हो जाता है तो पानी नदी अपने मूल मार्ग में चली जाती है, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र खाली हो जाता है। खाली होने के बाद में जैसे ही पानी सूखेगा, यहाँ पे भी सफेद नमकीन की परत जम जाती है, और उसी परत को अपन क्या बोलते हैं, रेह या कलर। तो यहाँ पे जो सफेद अपने को कण दिखाई देंगे, ये सफेद सफेद जो कण या सफेद जो परत दिखाई देती है, ये सफेद परत क्या है, रेह या कलर, रेह या कलर। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ चीजें और बताई हैं। मैंने बताया आपको बूढ़, क्या बताया, बूढ़। ये जो बूढ़ होता है, ये क्या होता है, पत्थर कंकड़। नदी द्वारा लाए गए जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ होते हैं ना, पत्थर कंकड़, वो क्या कहलाते हैं, बूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बूढ़ कहलाते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, सीधा पूछ लेगा बूढ़ क्या है, ध्यान रखना। नदी द्वारा बांगर क्षेत्र में लाए गए छोटे छोटे पत्थर कंकड़ क्या कहलाते हैं, बूढ़ कहलाते हैं। जबकि नदी द्वारा बांगर क्षेत्र में जमा की गई जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी से जल सूखने के बाद में उस मिट्टी के ऊपर जो सफेद नमकीन की परत होती है, नमक की जो परत होती है, वो क्या कहलाती है, रेह या कलर, रेह या कलर। ठीक है। तो ये अपन ने देखा। इसके बाद में अपन ने आगे की चीज देखनी है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, खादर। मैंने आपको बताई खादर क्या होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब आप कहोगे सर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। आप जब देखते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि ये नदी का मूल मार्ग है, इस मार्ग में हमेशा नदी बहती है, नदी में पानी भी होता है। तो नदी क्या करती है, पहाड़ों से आएगी, मिट्टी लाएगी, यहाँ जमा देगी, पहाड़ों से आएगी, मिट्टी लाएगी और यहाँ पे जमाव कर देती है। यानी नदी दिन प्रतिदिन डेली जिस मिट्टी का जमाव करती है, उसके मूल मार्ग में जो मिट्टी पाई जाती है वो क्या कहलाती है, खादर। यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर। ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या मैटर है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे इंपॉर्टेंट कैसे है, आप जब ये देखोगे कि जब नदी होती है, वो नदी में पानी अत्यधिक हो जाता है, तो नदी अपने घुमावदार मार्ग को छोड़ के सीधा मार्ग बना लेती है। ये तो आपने देखा होगा। पानी एक ऐसी चीज है, चाहे आप पानी के बहाव क्षेत्र में घर बना लो, 10 साल तक वहां पे पानी नहीं आए और 10 साल बाद में एक खतरनाक बारिश हो जाए, तो आप देखोगे जो पानी होता है वो अपने मूल मार्ग को छोड़ के, जो उसका जो जिस मार्ग में वो बहता था, उस मार्ग में चाहे कितने ही घर हो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, वो सबको तोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो पानी में इतनी पावर होती है, वो हर अवरोध को तोड़ देता है। वैसे ही अपन देखते हैं कि जब नदी में पानी अत्यधिक होता है मानसून के समय, तो नदी अपने मूल मार्ग को छोड़ के सीधी बह जाती है, सीधा गमन कर जाती है। तो गमन करने के कारण इस भाग में, किस भाग में, इस भाग में, आप इस भाग में देखोगे ये वाला जो भाग है, यानी नदी का, एक सेकेंड इधर बना रहा हूं, नदी का जो ये वाला भाग होता है, नदी का जो ये वाला भाग होता है, ये वाला पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है, गोखुर झील। क्या कहलाता है ये, गोखुर झील। नदी अपने मूल मार्ग को छोड़ के इस ओर बहना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये एक झील नुमा क्षेत्र बन जाता है। और झील कैसी बनती है, गाय के खुर के समान, गाय के खुर के समान जो झील बनती है उसे बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं, गोखुर झील। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या बन जाता है, गोखुर झील। गोखुर झील, गोखुर झील को इंग्लिश में बोलते हैं ओक्सबो लेक। गोखुर झील या इसे बोलते हैं ओक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, ऑक्सबो लेक। कोई दिक्कत नहीं है इतने में, गोखुर झील हो गई। अब आगे जो अंतिम चीज बचती है अपने, वो है डेल्टा। क्या है, डेल्टा। देखिए डेल्टा क्या होता है,
जो नदी होती है, नदी अपने मुहाने पे जहां पे वो समुद्र में जाके मिलती है, वहां पे नदियां तीन प्रकार की आकृति बनाती है। अगर कोई नदी है जो किसी समुद्री भाग में नहीं जाती है, तो वो आंतरिक किसी झील में या तालाब में जाके समाप्त हो जाती है। बच गई जो नदियां समुद्र में जाती है, तो भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती है। एक नदी जो अरब सागर की ओर जाती है, इधर वाली, और एक नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, इधर वाली। तो देखिए, जो नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, वो अपने मुहाने पे डेल्टा के आकृति बनाती है। अब आप कहोगे सर डेल्टा क्या होता है? नदी समुद्र में मिलने से पूर्व अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? डेल्टा। यानी नदी समुद्र में जाने से पूर्व, जैसे मान लीजिए ये समुद्र वाला हिस्सा है और ये वाली नदी है। अब ये नदी समुद्र में मिलने से पहले क्या होगी? छोटी छोटी धाराओं में बट जाएगी, और बटने के बाद में एक वृक्ष की जड़ों के समान एक आकृति बनाती है, जो त्रिभुजाकार आकार की होती है, और यही आकृति क्या कहलाती है? आपको डेल्टा कहलाती है। ठीक है। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, नील नदी के संदर्भ में। यानी सबसे पहले जो डेल्टा की खोज हुई, वो नील नदी का जो डेल्टा देखा गया, नील नदी जहाँ पे मिलती है उस डेल्टा को देखा गया, उसके बाद में अपने को ये चीज पता चली। तो मैं डेल्टा का एक चित्र दिखाता हूँ आपको छोटा सा। उस चित्र के माध्यम से अपन पता कर लेंगे कि आखिर डेल्टा होता क्या है, आखिर डेल्टा होता क्या है और कैसा दिखता है डेल्टा। क्योंकि एक बार चित्र देख लेंगे, चित्र में अपने को पता चल जाएगा कि हाँ डेल्टा, आखिर में डेल्टा ऐसा होता है। वेट जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड। आपने बहुत सारी नदियों के डेल्टा देखे होंगे। सुंदरवन डेल्टा देख लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा देखिए, सुंदरवन डेल्टा का अपन जब चित्र देखेंगे, उस चित्र से अपने को पता चल जाएगा हाँ वाकई में डेल्टा ऐसा होता है और डेल्टा की आकृति ऐसी होती है। देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये आपको दिख रहा है। मैंने बताया आपको कि जो डेल्टा होता है वो क्या होता है? छोटी छोटी आकृतियों में बट जाना। ठीक है। डेल्टा और ऑक्सबो लेक दोनों का एग्जांपल दूंगा आपको। डेल्टा का एग्जांपल भी दूंगा और ऑक्सबो लेक का एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आ जाएगी कि ये मैप, ये चित्र खुल जा भाई। आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब अपने दूसरा देखना है। ठीक है, दूसरा कौन सा देखते हैं? ये आपका सुंदरवन डेल्टा देख लेते हैं एक बार। एक ऑक्सबो लेक हो गई और एक सुंदरवन डेल्टा, दोनों का चित्र अपन देखेंगे और उस चित्र में अपन समझ लेंगे कि हाँ वाकई में दोनों होते कैसे हैं। ये ले लेता हूं मैं सुंदरवन डेल्टा का एक मैप। ठीक है, चलिए। एक बार तब तक अपन इसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो आकृति दिख रही है आपको, मैंने आपको बताया ये नदी है और ये नदी का प्रॉपर मार्ग है। नदी अपने प्रॉपर मार्ग में बह रही है, लेकिन कभी नदी में पानी अधिक हो जाएगा। अधिक होने के कारण नदी अपने इस मार्ग को छोड़ के यूं बह जाएगी यहीं से, और यहीं से बहने के बाद में फिर वो निरंतर यूं ही बहेगी, और कुछ साल बाद में ये वाली आकृति क्या बन जाएगी? आपकी गोकुड़ झील। क्या बन जाएगी? गोकुड़ झील, यानी ऑक्सबो लेक बन जाएगी। ठीक है, तो ये है ऑक्सबो लेक का उदाहरण। ये क्या काय का उदाहरण है? ऑक्सबो लेक का उदाहरण। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। क्या हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। ये काय की आकृति आई भाई हमारे पास? भूल जा भाई, नेटवर्क इशू आ गई। चलिए, दोनों चित्र अपने पास आ चुके हैं। अब अपन इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये वाला चित्र आएगा अपने किसका? सुंदरवन डेल्टा का। किसका आया? सुंदरवन डेल्टा का।
अब ये दोनों एक के ऊपर एक हो गए। चलिए इसका भी कुछ करते हैं। ये देखिए दोनों अलग अलग हैं और अब दोनों के बारे में अपने को अच्छे से देखना है। दिख रहे हैं दोनों चित्र आराम से आपको? तो सबसे पहले मैं एक बार आपको सुंदरवन डेल्टा पढ़ा देता हूँ। सुंदरवन डेल्टा देखिए, कोई सा भी डेल्टा हो, चाहे सुंदरवन हो चाहे और कोई डेल्टा हो, अगर कोई नदी डेल्टा बना रही है तो डेल्टा की जो आकृति मिलेगी आपको ये वाली मिलेगी। मैंने कहा नदी समुद्र में मिलने से पूर्व छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है और वो धाराएं आपको वृक्ष की जो जड़ें होती है वो जड़ों के समान दिखाई देगी और इनकी आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। और सर्वप्रथम जो डेल्टा शब्द दिया वो किसने दिया? हेरोडोटस ने। ठीक है, हेरोडोटस ने। ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए भाई, अब मैं इस आकृति को हटा रहा हूं, इसको मैं साइड में कर रहा हूं। अब अपने लाते हैं वापस किसको? ऑक्सबो लेक को। ऑक्सबो लेक को लाते हैं। ऑक्सबो लेक देखिए, आपने बताया मैंने, ऑक्सबो लेक वापस बता रहा हूं। नदी है, ये मूल मार्ग में बह रही है, लेकिन ये नदी अपने मार्ग को छोड़ देगी। क्यों? अत्यधिक पानी आने के कारण। तो ये इस मार्ग को छोड़ेगी और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये गाय के खुर के समान आकृति वाला, ये क्या बनाएगा? अंत में एक दिन गोकुर झील का निर्माण कर लेगा। ठीक है, गोकुर झील का निर्माण कर लेगा। तो ये थी गोकुर झील और ये था डेल्टा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, अब अपन ने पूरा का पूरा ये सिनेरियो देख लिया है इनका, गोकुर झील का, डेल्टा का, और साथ ही साथ जो अन्य चीजें हैं उनका, बांगर खादर, रेह, बूढ़, कल्लर, तराई, भाबर, सारे के सारे अपन ने क्षेत्र देख लिए हैं और सभी के बारे में अपन ने जानकारी भी ले ली है। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं आपको वापस वहीं ले आता हूं। तो ये सारा अपन ने देख लिया। अब इसके बारे में जो डिटेल है वो डिटेल अपन क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब अपन डिटेल लिखना स्टार्ट करते हैं। इसे में लिख लेते हैं नीचे की तरफ, एक सेकेंड, इसे में लिख लेते हैं नीचे की तरफ। चलिए, आज जो अपना टॉपिक था वो क्या था? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान। देखिए, इस गंगा के मैदान में क्या क्या विशेष बातें हैं, क्या क्या खास बातें हैं इस गंगा के मैदान की। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं गंगा के मैदान का विस्तार। क्या बात करेंगे? विस्तार। तो गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? यूपी, बिहार व पश्चिम बंगाल, मुख्यतः इन राज्यों में। ठीक है, मुख्यतः इन राज्यों में। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं जहाँ पे गंगा नदी बहती है वहां पे क्या है? ये गंगा का मैदान है। साथ ही साथ गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं जहां जहां बहती है वहां पे भी गंगा के मैदान का विस्तार है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है गंगा के मैदान का वो कैसे होता है? निर्माण का ध्यान रखना आप, कैसे होता है? गंगा व इसकी सहायक नदियों द्वारा, इसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा। भाई, किसी भी मैदान का निर्माण होगा तो वो उसकी नदियों द्वारा होता है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा किसका निर्माण होता है? गंगा के मैदान का। ठीक है, इनके जो विभाजन है, इसका विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, सबसे पहला ये ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान को कहीं कहीं आप देखोगे तो आपको अवध का मैदान, बुंदेलखंड का मैदान वो भी मिलेगा, मध्य गंगा का मैदान। लेकिन वो अपर चीजें हैं, वो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अपर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का हो गया। अब किस माने? निचली गंगा का मैदान। ठीक है, निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। ये 3 प्रकार से गंगा के मैदान है जो जिनका विभाजन अपन ने किया है। ठीक है, इसके बाद में अब अपन ने गंगा के मैदान में जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, क्या है? प्रमुख स्थलाकृतियां, प्रमुख स्थलाकृतियां वो क्या है उनके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए, प्रमुख स्थलाकृतियों में बात करूं तो सबसे पहले अपन ने देखी क्या? भाबर। क्या देखा है? भाबर। चलिए, इस भाबर के बारे में पता करते हैं कि भाबर आखिर में है क्या भला। ठीक है, देखिए, भाबर है वो क्या है, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूं, ध्यान रखना। शिवालिक व तराई के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र। ठीक है,
उसके बाद में सिंधु व सिंधु व तीस्ता नदी के तीस्ता नदी के मध्य विस्तारित है, मध्य विस्तारित है, मध्य विस्तारित है। इसके बाद में अपन पता करते हैं तो देखेंगे कि ये हो गया। इसके बाद में अपन ने देखा कि इसकी जो लंबाई है लगभग 8 से 10 किलोमीटर मोटाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, मोटाई वाला क्षेत्र, ठीक है, मोटाई वाला क्षेत्र है। इसके बाद में अपन देखते हैं तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि नदियां प्राय विलुप्त दिखाई देती है, क्यों विलुप्त दिखाई देती है? क्योंकि ये क्या है, पत्थर कंकड़ों का यहाँ जमाव पाया जाता है। जैसा कि आपने अपन ने पता किया था कि नदियां आती है अपने साथ शिवालिक हिमालय से जितने भी पत्थर कंकड़ लाती है उनको इसी बाबर क्षेत्र में जमा कर देती है। इसी बाबर क्षेत्र में जमा करने के कारण जो नदियां होती है वो यहाँ पे क्या करती है, विलुप्त सी दिखाई देती है। विलुप्त सी क्या होती है, अपने को यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इस बाबर क्षेत्र में कुछ नहीं है, बाकी बाबर क्षेत्र में ध्यान रखो तो ये देख लेना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाएंगे, पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती है, ठीक है, होते हैं। तो ये पहला अपना क्षेत्र था, कौन सा, बाबर क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो दूसरा है अपना तराई क्षेत्र। कौन सा है, तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र ध्यान रखना। तराई क्षेत्र क्या है, तो तराई क्षेत्र में ध्यान रखना ये क्या है, बाबर के दक्षिण में स्थित एक दलदलीय भाग है, दलदलीय क्षेत्र है, ठीक है, दलदलीय क्षेत्र है। इसके बारे में ध्यान रखना, लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी विशेषता क्या है, नदियां सर्वप्रथम मैदानी भागों में तराई क्षेत्र में दिखाई देती है, तराई क्षेत्र में दिखाई देती है, क्षेत्र में क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, साथ ही साथ ये इसकी क्या और खास बातें हैं ध्यान रखना। यहाँ पे कृषि कहीं की होती है, तो कृषि ध्यान रखना, कृषि होती है चावल व धान की, चावल व धान की खेती होती है, चावल व धान की खेती होती है, कृषि होती है। ठीक है, ये हो गया आपका तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र क्या है, दलदलीय भाग है। तराई क्षेत्र के बारे में जो जो विशेषताएं हैं वो अपन ने देख ली है। ठीक है, सर्वप्रथम मैदानी भागों में दिखाई देती है, ये अपन ने देख लिया। चलिए, इसके अलावा और कुछ है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा अपने जो और चीजें हैं वो क्या है वो देख लेते हैं अपन। देखिए, बांगर है एक, और एक क्या है, खादर है। बांगर और खादर में सीधा अंतर ध्यान रखना। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। ठीक है, बांगर में और कुछ चीजें भी थी जो अपन ने देखी थी। एक है बूढ़, बूढ़ क्या कहलाते हैं, बांगर क्षेत्र में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ों का जमाव, पत्थर कंकड़ों का जमाव,
या पत्थर कंकड़, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भूड कहलाते हैं। ठीक है, और भूड के बाद में रेह या कलर, रेह या जो कलर है वो क्या है? देखिए ये क्या है? सफेद नमक, सफेद नमक के कण या परत। ठीक है, परत कहाँ पे? बाबर क्षेत्र में। बाबर क्षेत्र में जो सफेद नमक की परत पाई जाती है, नमक के जो कण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेह या कलर, रेह या कलर। ठीक, रेह या कलर। चलिए ये हो गया, आपने ये सारी चीजें देख ली अपन ने। बाबर देख लिया, रेह कलर देख लिया, गोकुड़ झील मैंने आपको बताई दी, और डेल्टा मैंने आपको बताई दिया। डेल्टा की आकृति ध्यान रखना कैसी होती है? त्रिभुज के समान। कैसी होती है? त्रिभुज के समान। और डेल्टा की आकृति के साथ अपन जो सारी चीजें हैं अपने गंगा के मैदान के बारे में, वो सारी की सारी यहीं समाप्त करते हैं। ये गंगा के मैदान से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो अपन ने देख ली। आपने को केवल और केवल जो देखनी है वो एक ही चीज देखनी है। क्या? ये जो चित्र दिखाया है मैंने आपको, इस चित्र को अच्छे से याद कर लेना। ये चित्र ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चित्र आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चित्र के बारे में अपने को सारी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से कॉपी में बनाइए, इससे एक भी क्वेश्चन गंगा के मैदान से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन कल की क्लास में अगली चीज पढ़ेंगे। अपन कल स्टार्ट करेंगे अपना थार का मरुस्थल वाला जो चित्र है वो वाला। ठीक है, चलिए।